अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया में आज के कॉलम्स। कटहरा, खालिद मसूद खान साहब की तहरीर। आज का कॉलम 35 पंक्चरों से इलामा इकबाल की नज़म तक। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त भी हैं और बड़े भाइयों जैसे भी। मेडिसिन के डॉक्टर यानी MBBS हैं और सारी उम्र ब्यूरोक्रेसी में गुजारी है। कुछ शायर नहीं, लेकिन शायरी का ज़ौक़ बहुत ही उम्दा है। ऐसा उम्दा कि इनके भेजे गए अशार शाद कर देते हैं। बंदा इन अशार को पढ़कर, बल्कि बार बार पढ़कर लुत्फ़ लेता है। गुज़िश्ता से पेवस्ता हफ्ते उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की। ये एक नज़म थी। नज़म के नीचे इलामा इकबाल का नाम लिखा था। ईमानदारी की बात है, नज़म पढ़कर मुझे एक झटका सा लगा कि ये नज़म कम अज़ कम इस आजिज़ ने तो इलामा इकबाल के किसी भी मतबूआ कलाम में नहीं देखी थी, और मिजाज के एतबार से भी ये इलामा इकबाल की नज़म नहीं लगती थी। ताहम हैरत इस बात की थी कि डॉक्टर साहब से ऐसी गलती कैसे हो गई। ऐसा हो नहीं सकता। ये तो फेसबुक वाली शायरी के करीब भी नहीं फटकते। फिर ये घपला कैसे हो गया। इसी असना में इस नज़म को पढ़कर और डॉक्टर साहब की शायरी के ज़ौक़ के बारे में मशकूक होने के बाद जब ये मैसेज पूरा खोला तो पता चला कि डॉक्टर साहब ने ये नज़म बसूरत तस्वीर मां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के ट्वीट वाले पैगाम के महज मुझे फॉरवर्ड की थी। मैंने डॉक्टर साहब के ज़ौक़ शायरी के बारे में अपने गुमान पर, बल्कि बदगुमानी पर ख़ुद को दिल में बुरा कहा, लेकिन फिर सोचा अब इस नज़म और इसे भेजने वाले असली साहिब ज़ौक़ का क्या करूं। लेकिन मेरा ख्याल है पहले इस ट्वीट का तर्जुमा आप तक पहुंचा दूं। गो कि इस नज़म के हवाले से काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, मगर इलामा इकबाल के साथ होने वाले इस सलूक पर अब तक जो कुछ भी लिखा गया है, इससे कम से कम मेरा कलेजा तो ठंडा नहीं हुआ। ट्वीट का तर्जुमा है, इलामा इकबाल की यह नज़म मेरी ज़िंदगी के लाहे अमल की अक्कासी करती है। मैं अपने नौजवानों को इस बात की तरगीब दूंगा कि वो अजीम शायर की इस नज़म को समझें और इस पर अमल करें। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इससे उनकी वो खुदादाद सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी जो उसने हमें बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात वदीयत कर रखी हैं। अब असल मसला जो दरपेश है ये है कि इस नज़म के पैगाम को हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल करार दिया है, और ज़ाहिर है इस नज़म को इलामा इकबाल की नज़म समझ कर ही यह आला मर्तबा अता किया गया। वगरना किसी ऐरे गहरे की नज़म होती तो हमारे वज़ीर आज़म इसे दरख्वास्त ही ना समझते। ताहम इससे भी मुझे एक बड़े मज़ेदार वाक़या याद आ गया है। इसके रावी हमारे हर दिल अजीज़ और बहुत ही शानदार मज़ाहिया शायर जनाब अनवर मसूद हैं। कुछ अर्सा पहले की बात है। अनवर मसूद साहब और मैं लंदन के इलाके बार्किंग में एक होटल में क़याम पज़ीर थे। हम होटल की लॉबी में अपने मेज़बान का इंतज़ार कर रहे थे जब अनवर मसूद साहब ने यह वाक़या सुनाया। वो कहने लगे कि उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उसने अनवर साहब के दोस्त ने फ़लाँ शख्स को कई बार गुस्सा दिया है। अनवर साहब ने अपने इस दोस्त को कहा, ये लफ्ज़ दरअसल गुस्सा नहीं बल्कि गच्चा है। गैन के ऊपर पेश नहीं बल्कि ज़बर है। अनवर मसूद साहब के लफ्ज़ के तलफ़ुज़ और सेहत के बारे में बड़े हसास हैं, इसीलिए उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपने दोस्त के तलफ़ुज़ की तस्हीह कर दी। अनवर साहब की ये बात सुनकर उनका वो दोस्त एकदम खामोश हो गया और किसी गहरी सोच में गुम हो गया। उसे इस तरह खामोश और किसी हद तक परेशान देखकर अनवर साहब कहते हैं, मुझे बड़ी तशवीश हुई कि इसे एकदम क्या हो गया है। अभी तो अच्छा भला था, बातें कर रहा था। अनवर साहब ने इस दोस्त से इसकी परेशानी के बारे में दरियाफ्त किया कि उसे क्या मसला दरपेश हो गया है। वह दोस्त उनसे कहने लगा, मैं इस बात पर परेशान हूँ कि मेरे पहले वाले तो सारे ही गच्चे गलत हो गए हैं। अब उसे नए सिरे से गुच्छे देने पड़ेंगे। आप खुद सोचें, आखिर बंदे को परेशानी तो होती है ना। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ कि अपने वज़ीर आज़म साहब जिस नज़म को इलामा इकबाल की नज़म समझकर उसे अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बना चुके थे, वो नज़म तो सिरे से इलामा इकबाल की है ही नहीं। अब उन्हें नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल तय करना पड़ेगा और नए सिरे से ज़िंदगी के अहदाफ तय करने पड़ेंगे। शाह जी ने मेरी बात सुनी तो कहने लगे, वैसे ज़्यादा मुनासिब भी यही है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए अहदाफ और नया लाया अमल तय कर लें। इनका ये वाला लाया अमल तो ना सिर्फ ये कि गलत निकला है बल्कि कौम के लिए भी नुकसानदेह साबित हुआ है। मज़ीद ये कि
اگر انہوں نے اپنی زندگی کا آئندہ کا لائحہ عمل بھی محترم علامہ اقبال کی کسی نظم کو سامنے رکھ کر ہی طے کرنا ہے تو براہ کرم اس بار وہ کسی اردو ادب کے استاد سے پوچھ کر طے کریں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں پھر غلطی لگ جائے اور سارا کیا کرایا پھر سے اکارت ہو جائے۔ ویسے ایک بات طے ہے کہ ان کے طرز عمل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کی زندگی کے اہداف اور لائحہ عمل واقعتاً کسی غلط والی نظم کے ہی مرہون منت ہیں۔ گزشتہ دنوں شاہ جی ملے تو میں نے حسب معمول ان سے اس بارے میں بھی سوال جڑ دیا۔ شاہ جی بڑے متحمل مزاج آدمی ہیں، کسی نامعقول سے نامعقول سوال پر بھی نہ تو ناراض ہی ہوتے ہیں اور نہ ہی سوال کرنے والے کو اس کی کم علمی پر شرمندہ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ جی آخر اپنے عمران خان صاحب نے یہ نظم علامہ اقبال کے پیٹے میں کس خوشی میں ڈال دی تھی؟ شاہ جی کہنے لگے، آج کل فیس بک کی ہر پوسٹ صدقہ جاریہ سمجھ کر فارورڈ کرنے کا چلن ہے، سو انہوں نے بھی یہی کیا۔ میں نے کہا، وزیر اعظم اور عام آدمی میں فرق ہونا چاہیے۔ شاہ جی کہنے لگے، اپنے خان صاحب بے شک وزیر اعظم بن گئے ہیں مگر اندر سے عام آدمی ہی ہیں۔ میں نے کہا، آخر انہوں نے یہ بات پوسٹ کرنے سے پہلے اپنے کسی مشیر سے کیوں نہیں پوچھا؟ آخر یہ مشیر کس مرض کی دوا ہیں؟ شاہ جی ہنسے اور کہنے لگے، آپ مشیروں کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا ان میں سے کوئی اتنا پڑھا لکھا، میرا مطلب ہے اس مضمون میں دسترس رکھنے والا کوئی شخص ان کا مشیر ہے؟ کوئی ایسا شخص جسے اردو ادب یا شاعری سے کوئی لینا دینا ہو؟ پھر وہ آخر کتنے مشیر اور رکھیں؟ جاپان اور جرمنی کی مشترکہ سرحدوں والے معاملے پر ان کو جغرافیہ میں مہارت رکھنے والا مشیر چاہیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور اور خلیل جبران کے اقوال میں گڑبڑ سے روکنے کے لیے عالمی ادب سے واقفیت والا مشیر چاہیے۔ اتنے مشیر ان کو عدالت نہیں رکھنے دیتی اور انہوں نے دنیا کے ہر موضوع پر اپنا علم بھی سب پر آشکار کرنا ہے۔ اب لے دے کے سنی سنائی باتیں اور فیس بک ہی ان کی علمی درسگاہ ہیں۔ ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی ان کے کان میں 35 پنکچروں کا انکشاف پھونک دیتا ہے اور کوئی علامہ اقبال کی وہ نظم ان کو بھیج دیتا ہے جو علامہ اقبال نے لکھی ہی نہیں۔ خان صاحب کو خود پر بڑا زعم ہے اور ارد گرد والوں پر بے پناہ اعتبار، اور یہ وہ اعتبار ہے جو کبھی وہ جہانگیر ترین پر کرتے تھے۔ سننے کا شکریہ، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے بہت سے کالمز اور ایڈیٹوریل اوپینینز اور کتابوں سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔